नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज शुरुआत हफ्ते की बहुत शानदार हुई है और निफ्टी बैंक पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 44,400 का स्तर आज पहली बार निफ्टी बैंक ने पार कर लिया। तो करीब 6 महीने के बाद फिर से एक नया शिखर हमने आज निफ्टी बैंक पर आते हुए देखा। 10-12 दिन पहले हमने देखा था कि रिकॉर्ड ऊंचाई से ठीक पहले पॉइंट के मार्जिन से बैंक निफ्टी ठिठक गया था, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं हुई इस नए शिखर को हासिल करने में। और आज हम देख भी रहे हैं कि बढ़िया तेजी आज बैंकिंग स्टॉक्स में है। एचडीएफसी बैंक आप देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देखिए, चौतरफा आज बैंकिंग शेयरों में आपको तेजी होती हुई दिखेगी और इसके दम पर मार्केट में भी उत्साह है। अब निफ्टी के भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की बातें होने लगी हैं। 18,618 का स्तर अभी आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक है 400 अंक ऊपर, 44,426 का स्तर आपको दिखेगा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी खिलाड़ियों के पक्ष में। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त हैं। लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी क्या यहां से और बनी रहेगी या फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया का पता भी है आपकी स्क्रीन पर। और आप सीधे अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा। सौरभ जी, संतोष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीवी स्वदेश पर। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई बनाकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिक रहा है, तो रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने ज्यादा मुश्किल काम होता है ना, रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिकना, और उसके बहुत ही खूबसूरत संकेत दे रहा है निफ्टी बैंक। आप संतोष ये बताइए कि क्या यहां से जो ट्रैफिक के जो सिग्नल्स है निफ्टी बैंक के लिए, क्या सारे ग्रीन आपको दिख रहे हैं या फिर कुछ हर्डल्स आ सकते हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी ज्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप थे। 41,152 का जो हाई क्रॉस नहीं कर पाया था, तो आज जैसे ही क्रॉस किया हमको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है, इसलिए वहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को भी 18,633 से 696 का जो बैंड है, ये काफी क्रिटिकल सप्लाई जोन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ एक रिस्क हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी ना करे। नीचे डिप मिलेगा फिर खरीदारी के मौके ढूंढेगा, बट मेरे हिसाब से जिसकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। बैंक निफ्टी भी 44,500 44,700 के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। बेयरिश व्यू नहीं है, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी, एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ चुका है, कॉशियस रहने की राय इस वक्त, तो प्रॉफिट बुक कर ले। जिसको भी मुनाफा हो रहा है प्रॉफिट बुक करने की राय। ओवरऑल टोन पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सावधानी भी यहाँ पर इन स्तरों पर बरतने की जरूरत है, ये राय है इस वक्त बाजार पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। कुछ नतीजों की बात करें तो मिसेस बेक्टर फूड्स, ये स्टॉक देखिए आज 4.5% ऊपर है। कंपनी ने अपने चौथे तिमाही के नतीजे घोषित किए, शानदार नंबर्स हर फ्रंट पर। मुनाफे में 170% से ज्यादा की ग्रोथ, मार्जिन 10% से बढ़कर 14% हो गए हैं इस तिमाही। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिसेस बेक्टर फूड के सीईओ मनु तलवार। जी मनु जी, आपको आवाज आ रही है? मैं आपको सुन सकता हूं। मिस्टर तलवार, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ऑलराइट, मिस्टर मनु तलवार, थैंक यू सो मच सर, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, काफी शानदार नंबर आए हैं इस तिमाही। क्या वजह थी सर इस ग्रोथ की? ये जो पूरी ग्रोथ नजर आई है, ये वॉल्यूम्स की वजह से आई है या फिर प्राइस ड्रिवन रही है? इसके बारे में आप हमें बताइए। हमारी जो ग्रोथ इस क्वार्टर में और प्रीवियस क्वार्टर्स में भी जो आई है, वो इसलिए आई है, जो हम हमेशा कहते आए हैं कि हम कुछ अपने इनपुट केपीआईज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा की फोकस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन विच इज डिजिटाइजेशन एंड लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम बिल्डिंग। तो इन चीजों पे जो हमने लास्ट ईयर से फोकस करना शुरू किया था, दैट इज व्हाट जो हमें इंश्योर कर रहा है कि हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंट आते रहें और हमारा ग्रोथ और मार्जिन की तरफ इक्वल फोकस रहे। जो आपने पूछा कि हमारा ग्रोथ वॉल्यूम या प्राइस किससे आई, पर हमारी ज्यादातर ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी इन्फ्लेशन भी रही, तो उस करके हमें प्राइस भी बढ़ाने पड़े, पर हमारी
ज्यादातर ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन आई है लास्ट ईयर में। ठीक है तलवार जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो गाइडेंस दिया था मार्जिन को लेकर 14% के आसपास का, आपने उसको तीसरी तिमाही में अचीव किया, चौथी तिमाही में अचीव किया। अब जबकि नया कारोबारी साल चल रहा है, 2 महीने तो बीत भी गई इस नए कारोबारी साल की, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या FY24 के लिए आप सेम मार्जिन की उम्मीद लेके चल रहे हैं या फिर आपने उसको रिवाइज किया है? जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर में भी कहा था कि हमारी जो गाइडेंस एबिटा मार्जिन की है वो हम 14% के आसपास मेंटेन करेंगे, जैसे कि हम अपनी ग्रोथ में भी फोकस कर रहे हैं। सो हमने पहले भी ये कहा था कि हम कुछ क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली 14% के आसपास का एबिटा मार्जिन को डिलीवर करेंगे और फिर हम जर्नी शुरू करेंगे 14 से 15 की। तो हम उस गाइडेंस को मेंटेन करते हैं एंड कि हम 14% के आसपास कुछ क्वार्टर कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन को डिलीवर करना चाहेंगे एंड देन वी विल मूव फ्रॉम 14% मार्जिन से हम बढ़कर 15% मार्जिन की जर्नी को शुरू करेंगे। और नई ज्योग्राफीज को टारगेट करने का क्या प्लान है आपका? वैसे नॉर्थ में काफी ज्यादा आपका एक्सपोजर है, लेकिन क्या दूसरे मार्केट्स को भी आप टारगेट करेंगे? बिल्कुल। हमने Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में साउथ और वेस्टर्न इंडिया का बिस्किट में जर्नी शुरू की थी। तो हमने 3 सिटीज में लॉन्च किया था, बॉम्बे, पूना और बेंगलोर में। तो हमारा इनिशियल जो रिस्पांस 9 महीनों में काफी अच्छा रहा है तीनों सिटीज के अंदर, और इस साल हम कुछ और सिटीज में लॉन्च कर रहे हैं साउथ और वेस्ट की। जबकि हम नॉर्थ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नॉर्थ को ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ साउथ और वेस्ट रीजन जो एक बहुत बड़े रीजन है किसी भी FMCG मार्केट के लिए और बिस्किट मार्केट के लिए, उस पे हमने लॉन्च लास्ट ईयर कर दिया है और अब हम मल्टीपल नई सिटीज में इस साल लॉन्च कर रहे हैं और साउथ और वेस्ट को अगले कुछ सालों में हम ऑल मेजर सिटीज में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है तलवार साहब, एक आखिरी सवाल, इनफैक्ट 2 छोटे छोटे सवाल को मैं क्लब करूंगा। एक तो ये कि QSR आपके क्लाइंट्स हैं, आप ये बताएं कि वहां से किस तरह की डिमांड निकल के आ रही है, और दूसरी चीज ये कि ब्रिटानिया जो कि बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट का, उसने कहा है कि वो हिंदी भाषी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। क्या इसे आप किसी थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि हमारे सब QSRs के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं एंड जो हम समझ रहे हैं कि उन सब QSRs का इंडिया में अभी भी काफी अच्छा ग्रोथ प्लान है, राइट। तो QSR बिजनेस अच्छी प्रगति में आगे भी जाता रहेगा। और जहां तक ब्रिटानिया जो मार्केट लीडर उनके फोकस का सवाल है, अभी इस टाइम पे हम काफी स्मॉल प्लेयर है, हमें काफी ज्योग्राफी कवर करनी है और काफी डीप पेनिट्रेट करना है। तो हम बिलीव करते हैं कि अगर हम जैसे हमने फोकस किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसी तरीके से हम अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग पे फोकस करते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट और प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करते रहेंगे, जो हमारा की फोकस एरिया है। तो वो हमें ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करने में सफल बनाएगा। ओके मिस्टर तलवार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे मिसेस वेक्टर फूड्स के CEO हमारे। जी थैंक यू सो मच। तो अब आगे बढ़ते एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे मिसेस वेक्टर फूड्स ये पिछले 6 महीने में देखिए करीब करीब 300 अंकों से ज़्यादा चल चुका है और काफ़ी अच्छी कमाई भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को करके दे रहा है। अभी जो मौजूदा स्तर है, नतीजों को देखते हुए, अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या करंट लेवल्स पे भी एंट्री के मौके हैं स्टॉक में? देखिए, जिस तरह से मैनेजमेंट का रुख है कि वो नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ प्लस उनके मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटली प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी लगती है, आने वाली लगती है। इसीलिए मार्केट ने शायद उसे रीरेट भी कर दिया है। स्टॉक कहीं ना कहीं तकरीबन 8 टाइम्स से ज्यादा बुक वैल्यू पे भी कोट कर रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है उन्हें होल्ड रखना चाहिए और फ्रेश एंट्री के लिए तो थोड़ा सा करेक्शन की वेट करनी चाहिए।
ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए करेक्शन का वेट करना चाहिए। मिसेस बेक्टर्स फूड में आज अच्छी तेजी है और आज ही नहीं, पिछले 6 महीने की चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 71% की बड़ी तेजी इसमें हो चुकी है मिसेस बेक्टर्स फूड के शेयर में। तो जिन्होंने पैसे लगाए होंगे लोअर लेवल्स पर, उनकी तो बल्ले पल्ले निश्चित तौर पर इस शेयर में हो रही है। और शुरुआत करेंगे दर्शकों की। अब ट्विटर से पहला सवाल लेंगे। नमिता का सवाल आया है और इनके पास है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 490, भाव है 88 रुपये 50 पैसे का। सौरभ जी, बैंक ऑफ इंडिया ये वो शेयर हैं जहां पर हमने देखा कि बड़ी तेजी बनी थी कुछ महीने पहले, फिर थोड़े से स्टॉक्स ठंडे हुए और अब चूंकि निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है तो निश्चित तौर पर उम्मीद ये करनी चाहिए कि शायद ये शेयर भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या व्यू होगा आपका बैंक ऑफ इंडिया को लेकर? एक जी, बैंक को लेके काफी पॉजिटिव आउटलुक है मेरा। मुझे लगता है कि जितने बड़े बैंक हैं वो शायद कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा करेंगे और उनकी जो ग्रोथ होगी वो स्मॉलर बैंक्स का बिजनेस लेने की वजह से आएगी, क्योंकि जो बड़े बैंक हैं उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है, डिजिटाइजेशन है और जो कंपटीशन भी वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ऐसा एक ठीक पिक है, अगर आप इसे होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट करें तो बड़े बैंकों में जैसे कि SBI, ICICI, HDFC या फिर कोटक फॉर दैट मैटर, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है रहा बैंक ऑफ इंडिया पर, आप इसे भी होल्ड कर सकते हो। दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयर्स अभी नाम लिए हैं सौरभ जी ने, उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो ये रहा है बैंकिंग शेयरों पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है राजेश गुप्ता जी का। इनके पास है कीस्टोन रियल्टर्स 50 शेयर्स, 500 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। और इस वक्त देखिए इस स्टॉक में तो यहाँ पर जो करंट प्राइस है वहाँ पर इनको फ़ायदा हो रहा है 508 के आसपास, लेकिन काफ़ी हल्का मुनाफा है और हाल ही की खरीद इनकी लग रही है। 508 के आसपास स्टॉक इस पर कारोबार भी कर रहा है। संतोष, आपकी क्या राय बन रही है कीस्टोन रियल्टर्स पर? वैसे तो हाल ही की लिस्टिंग है, ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, बट क्या सजेस्ट करेंगे इन लेवल्स पर? होल्ड करेंगे कि निकल जाने की सलाह देंगे स्टॉक से? यस, स्टॉक का बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें स्टॉक की तो अभी फिलहाल मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। हो सकता है मोमेंटम 540-550 के लेवल की ओर बढ़ता हुआ दिखे, तो वहाँ एक बार मिले तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। नीचे मेरे हिसाब से या तो अभी अगर इन केस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए, तो अब आपका स्टॉप लॉस 495 पे रख के ट्रेल रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा लंबा व्यू है, आपका पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से लिया है, तो फुल टाइमिंग बने रहना चाहिए। जो रिसेंट लो लगाया है इसने 435 के आसपास का, उसके स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉप फॉलो कीजिए, शेयर में बने रहने की सलाह है। कानपुर से अंशुल हमारे साथ हैं। अंशुल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास डेविस लैब 750 रुपए का खरीदा हुआ है। 750? हाँ, मैं सन 2014 से क्या बात है, खरीदा हुआ है। आपके निवेश की वैल्यू देखिए 5,48,610 रुपए। लगाए कितने थे आपने? पहले तो मैंने इसको 100 शेयर खरीद के, हाँ, फिर उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाते गया आप। तो आपकी एवरेज कॉस्ट मतलब 750 पड़ी? हाँ, 750। ठीक है, 700 वाला, 750 वाला, 3500, ऑलमोस्ट 5 गुना ये शेयर हो गया है। अंशुल जी, आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? कुछ लक्ष्य है आपके? नहीं, मैंने इसको इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था मैं अपने लाइफ के लिए। तो ये गौरांग शाह ने 2014 में इस रेट बोला हुआ था, उन्होंने 1500 तक का बोला था, तो हम लोग इसको लेके रखे हुए थे। ठीक है, 1500 उन्होंने बोला और 3500 हो गया। 35 हो गया तो और ऊपर भी गया था ये शेयर, 4000 के आसपास तक गया था, थोड़ा सा नीचे जरूर आया है ये। जी। तो आप पहले तो गौरांग जी को मैं थैंक यू पहुंचा दूंगा, आपका थैंक यू पहुंचा दूंगा उन तक। लेकिन सौरभ जी से राय ले लेते हैं। सौरभ जी, डिवीज लैब देखिए ये होता है दम, और ये जिस समय की बात कर रहे हैं शायद उस समय पर डिवीज लैब के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि फ्रंट लाइनर साबित हो गया, ये निफ्टी का पार्ट भी हो गया डिवीज लैब। अभी आपको कैसा लग रहा है सौरभ जी? और चूंकि इनकी जो वेल्थ है वो 5 गुनी हो गई है, प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर कंपनी में इतने दम है कि समय दें तो और ये वेल्थ और बढ़ेगी? देखिए, पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। कोविड के दौरान चली थी और जितने भी फार्मा कंपनीज का हमने देखा कि अब थोड़ा इनको यूएस में बिजनेस करने में परेशानी हुई, मार्जिन
में थोड़ी परेशानी हुई और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ गई। डीवीएस के केस में कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी जो नंबर्स आए तो वहां पर ये लग रहा है ये परेशानियां शायद बॉटम आउट हो रही हैं और बाजार इसे इस तरीके से ही देख रहा है कि आने वाले समय में जो अर्निंग्स हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। हालांकि अगर दिसंबर तिमाही का ये जो अभी लेटेस्ट तिमाही गई उसमें आप नतीजे देखेंगे तो पिछले तिमाही से काफी डाउन प्रॉफिट्स आए, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सीक्वेंशियली रिकवरी शुरू हो गई है। इतने समय के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि अगर ये और भी इसको 2-3 साल देंगे तो कोई अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो स्टॉक में से निकल गया है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, अभी भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुनाफा आगे भी आपका और बढ़ सकता है मौजूदा स्तर से। आगे बढ़ेंगे और राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं अजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास है एसबीआई के 501 भाव पे है 185 से, तो 700 तक टारगेट रखें। 700 कब तक का वेट कर रहे हैं आप? ऑलराइट संतोष जी, आपसे सवाल होगा। अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में है और दिग्गज इसमें सरकारी बैंक, निजी बैंक सभी चल रहे हैं। एसबीआई भी इन्होंने सही लेवल पर एंट्री की और जब देखिए चलना शुरू हुआ तो इनको फायदा भी हो रहा है, बट ये 700 के लेवल का वेट कर रहे हैं इस शेयर पे, क्या सुझाव देंगे आप? मेरा सलाह यही रहेगा कि इनको होल्ड करना चाहिए। बीच बीच में छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। मेरे हिसाब से 700 के लेवल आपको बहुत ही जल्दी आते दिखेंगे और आप मेरे हिसाब से इसको होल्ड भी कर सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में मुझे 4 डिजिट में भी चले जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। एसबीआई को लेकर ये व्यू। पंजाब चलेंगे सीधे और पंजाब से हैं गगन हमारे साथ। गगन नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास अडानी बिल्डकॉन के 640 से 230 शेयर पड़े हैं, तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए तो 646 के भाव के 220 शेयर हैं अडानी विल्मार के और इस वक्त जो प्राइस चल रहा है वो है 451 रुपए। हालांकि हमने लिस्टिंग के बाद से बहुत ही लंबे चौड़े रिटर्न्स इसमें आते हुए देखे थे, लेकिन जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक्स में थोड़ी सी संकट गहराया। हालांकि अब उभरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब तो मामला साफ ही है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी कह दिया है कि कुछ गड़बड़ नहीं था। लेकिन सौरभ जी, इनके भाव से करीब करीब 200 रुपये नीचे है ये शेयर अडानी विल्मार का, और आईपीओ से अगर हम जोड़ेंगे तो 800 रुपये के आसपास तक यह गया था अडानी विल्मार। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है? हालांकि जब भी हम बातचीत कर रहे थे अडानी के स्टॉक्स को लेकर तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिस पर सभी का कन्विक्शन था, अडानी पोर्ट हो या फिर अडानी विल्मर हो, इसको लेकर कोई शंका नहीं थी। आपका कितना भरोसा है अभी इस पर? में एक ओवरहैंग था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है और वापस इन्वेस्टर्स का जो इन पे कॉन्फिडेंस था वो वापस रिपोज होते हुए नजर आ रहा है। जितने भी शेयर हैं उसमें अच्छी चाल देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की घट के आई थी, जो मुनाफा था, मार्जिन थे, वो इनके तेल के कारोबार में कम हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी लगता है थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर आप एवरेज करने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसे होल्ड रखें। हो सकता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और जिस तरह से स्टॉक्स वापस आ रहे हैं अदानी के ग्रुप के सारे स्टॉक्स, तो हो सकता है वो कम बैक करें और आपको निकलने का मौका मिल जाए। फिलहाल के लिए होल्ड रहे। ठीक है, तो होल्ड रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अदानी विल्मर में। अगला सवाल ले लेते हैं और ये इंस्टाग्राम पर हमें आया है विशाल सिन्हा जी का। इनके पास है संवर्धना मदरसन 386 शेयर्स 133 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था और काफ़ी नुकसान में है ये इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक में एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी खरीदारी जो है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर है। देखना होगा ये प्राइस कब का है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए थे। बट संतोष, आप सजेस्ट करिए संवर्धना मदरसन में क्या करें? इस स्टॉक की बात करें तो एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक रिबाउंड जरूर हुआ है। हालांकि फिर से ये 83-84 का जो एरिया है वहां से सप्लाई प्रेशर आ सकता है। लास्ट टाइम भी यहीं से गिरावट शुरू हुई थी, बट जैसे ये 84 का लेवल निकालेगा फिर तेजी बनेगी स्टॉक में। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेंगे 97-112 तक के रहेंगे, तो फॉर टाइमिंग होल्ड करना चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि इस लेवल के आसपास से वापस एक बार नीचे प्रेशर आए, लेकिन मेरे हिसाब से अब 74-75 एक अच्छे सपोर्ट जोन का काम करेगा और 110-112 आता है तो वहां निकल जाना चाहिए इनको एक बार।
ठीक है, संवर्धन मदरसन लोगों को काफ़ी निराश किया है। हालांकि बिजनेस को लेकर कोई शंका नहीं है, कई अच्छे एक्विजिशंस भी किए हैं विदेशों में, लेकिन आप जो लेवल्स बता रहे हैं संतोष, वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए संवर्धन मदरसन में। हालांकि 60 रुपए के आसपास से शेयर ने एक ठीक ठाक तेजी दिखा दी है ऑलरेडी। आगे बढ़ेंगे, अब अगले दर्शक का सवाल लेंगे और अगला जो सवाल है वो आया है व्हाट्सएप के जरिए और ये सवाल है पतंजलि फूड्स को लेकर, योगेश का आया है और इनका पूछना है कि 826 के भाव पर इनके पास 1200 शेयर हैं, अब क्या करना है इसमें। 1014 का प्राइस दिख रहा है, इनके भाव से करीब 200 रुपए ऊपर है पतंजलि फूड का शेयर। सौरभ जी, क्या व्यू होगा आपका पतंजलि फूड का? क्योंकि एक कंसर्न ये है कि पतंजलि फूड हालांकि पैकेज फूड वाले सेगमेंट में ये थोड़ा विस्तार करने जा रही है, लेकिन इस स्पेस में थोड़ा कंपटीशन गहराता हुआ दिख रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं और आगे आपको लगता है कि भविष्य ठीक है या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करते रहिए, ऐसे ही स्ट्रेटजी होगी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो कंपटीशन कह रहा है, रिलायंस की एक बड़ी एंट्री इस स्पेस में आ रही है जो काफी अच्छा कंपटीशन देगी, और दूसरी बात ये है कि पतंजलि की जो ग्रोथ इनिशियली कुछ क्वार्टर पहले जो चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं धीमी हो गई है, उतने हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ऐसा लगता है कि बड़ी स्टेडी और स्टेबल ग्रोथ आएगी और कंपटीशन अलग एक ओवरहैंग है, तो बहुत अच्छा नहीं करेगा शायद ये स्टॉक। इसमें उतना अच्छा मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगा और पहले भी कुछ समय से ये अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करें इसमें से निकलने के लिए, मेरी सलाह यहाँ से निकलने की रहेगी। ठीक है, तो निकलने की सलाह है पतंजलि फूड से। फिलहाल मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बुक करके निकलने की कोशिश करें इस स्टॉक से। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें भेजा है अमित ने, अमित कुमार गंगोलिया, उत्तराखंड से हैं ये। व्हाट्सएप पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। दो सवाल हैं इनके, पहला तो एनएमडीसी और आईआरसीटीसी। एनएमडीसी 100 शेयर्स इन्होंने 125 पे लिया था और यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है इस वक्त स्टॉक में। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा चला है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही रहा है। 125 पे लिया है। संतोष, क्या करें? 107 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, बने रहने की राय देंगे क्या? और कुछ अगर स्टॉप लॉस भी आप इनको सुझाएं तो। यस, एनएमडीसी एक करेक्शन के बाद बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 103-104 रुपीस के आसपास। लग रहा है कि शायद ये यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा सकता है। स्टॉक अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 108 के आसपास है वहाँ ट्रेड कर रहा है। जैसे वो लेवल निकालता है तो एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है 118 रुपये तक की। सो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए, इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 98 रुपीज़ का। इसके अलावा आईआरसीटीसी की भी बात करें तो ये स्टॉक भी बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से अब 600 एक अच्छा हेल्दी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 660 के आसपास जरूर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन 660 का लेवल क्रॉस होता है तो हमको 700-710 तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है। तो एनएमडीसी पर भी व्यू मिल गया और आईआरसीटीसी पे भी आपको व्यू मिल गया है। दोनों स्टॉक्स अभी फिलहाल होल्ड करिए। कायम है और निफ्टी सेंचुरी लगाकर 18,600 के ऊपर है। निफ्टी बैंक में 400 अंकों के आसपास का उछाल है। बाजार की दशा दिशा में खास परिवर्तन नहीं हुआ है पिछले आधे घंटे में। लेकिन आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपके और सवालों को शामिल करेंगे। गांधीनगर से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर और क्या सलाह चाहिए? एमएसटीसी है। एमएसटीसी 50 शेयर था, 353 के प्राइस पर। एमएसटीसी 353 के भाव पर आपके पास है? हाँ, 50 से। ठीक है, 353 के प्राइस, 350 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास ये शेयर है। हालांकि अच्छी रिकवरी हमने देखी है। मार्च में जब ये शेयर गिरा उसके बाद अब तक 230-40 के आसपास चला गया था, वहां से रिकवर करके ये ऊपर आया है। सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत आती है और ई ट्रेडिंग या फिर ई ऑक्शन ये काम करती है। ई कॉमर्स से रिलेटेड ये इसका कारोबार है। सौरभ जी, एमएसटीसी इनके भाव से 50 रुपए नीचे, इनके भाव आ जाएंगे, कितना समय देना होगा? लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर की वेट करेंगे तो शायद इनके भाव आ जाएंगे। वैल्यू स्टॉक है, अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, डिविडेंड यील्ड भी 4% से ऊपर है, वैल्यूएशन भी नीचे ही है, कोई खास बात नहीं है, आप इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। करके रखिए, थोड़ा समय आपको देना होगा इस शेयर को प्रॉफिट में आने के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ सवाल जरूर लेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज क्या है खास कमोडिटी की एबीसीडी में। विश्वमोहन हमारे साथ।
विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या है स्पेशल? देखिए, आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात करने वाले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की। कमोडिटी मार्केट में भी इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सर्विसेज अब कमोडिटी मार्केट तक भी पहुंच गई है और कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पीएमएस सर्विसेज कमोडिटी मार्केट के लिए भी ले रहे हैं। और होता क्या है, एक प्रोफेशनल मैनेजर आपका फंड मैनेज करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से ये अलग इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर हर क्लाइंट का अपना अकाउंट होता है और उसका फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रकम यहाँ पर 50 लाख रुपए लगती है और इसका रेगुलेटर भी सेबी है, सेबी का रेगुलेशन है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी, कमोडिटी, डेट में होता है, रियल एस्टेट में भी होता है। अब बात करते हैं हम एआईएफ की। एआईएफ कितना डिफरेंट है पीएमएस के मुकाबले। एआईएफ यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी, कमोडिटी मार्केट में या डेट मार्केट में, उसके बियॉन्ड जाकर यहाँ पर एआईएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं वो निवेश करते हैं और एक प्राइवेट पूल बनाया जाता है फंड्स का। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, जो प्राइवेट इक्विटीज होती है, वेंचर कैपिटल होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, रियल एस्टेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने फंड्स होते हैं। तो इसका दायरा काफी बड़ा होता है। आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का है। अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप एआईएफ का भी चुनाव कर सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट गोल के हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन आज 11:30 पर हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास इंटरेस्टिंग एक ही, क्योंकि डेट सीलिंग पर किस तरह की डील हुई है, डेट पर क्या फैसला लेकर आने वाला है, ये हम खास आज 11:30 और उसका क्या डेट से क्या कमोडिटी मार्केट का मामला सेट हुआ है ये बताएंगे 11:30 में, खास करके बुलियन मार्केट को लेकर और क्रूड मार्केट को लेकर। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। फैजाबाद से नाहर हमारे साथ है। नाहर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी सर, मेरे पास में टाटा स्टील के 1500 शेयर हैं। 1500 शेयर टाटा स्टील के, भाव जी 109 रुपए 50 पैसे में है। 109 रुपए 50 पैसे के भाव पर टाटा स्टील के हैं 1500 शेयर। ठीक है, परफेक्ट। 107 रुपए 70 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है और इस पर हम ट्रेड की ही व्यू लेंगे क्योंकि जब तक ग्लोबल मार्केट में स्थितियां स्थिर नहीं हो जाती शायद इन्वेस्टमेंट के भी सोचना भी नहीं चाहिए टाटा स्टील में या फिर बाकी स्टील स्टॉक्स में। संतोष, आप व्यू दीजिए टाटा स्टील। अब देखिए, एक ने रेजिस्टेंस का जोन था इसका 120-25 के आसपास, क्या अभी भी वही इंटैक्ट है टाटा स्टील के लिए और सलाह क्या होगी नाहर के लिए? यस, टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील लोअर लेवल पर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे 102 का लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है लेकिन ऊपर भी ये स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रहा है। हालांकि इमीडिएटली 108 पर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर 108 क्रॉस करता है तो शायद 111-112 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये इनकेस 108 पर अटकता है तो फिर से रिस्क बन सकता है कि अपने 102 के लेवल को रिविजिट कर सकता है। तो फॉर टाइमिंग एक रेंज में है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस अभी आपका 104 रुपये होना चाहिए। अगर 108 निकलता है तो फिर आपको 112 से के आसपास निकलने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय टाटा स्टील पर। अब अगला सवाल लेंगे। इंस्टाग्राम पर हमें भेजा है पुणे से रामिल जी ने। इनका सवाल, इनके 2 सवाल है, एचडीएफसी लाइफ और बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया पर हमने शो की शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी, सौरभ जी ने इसको होल्ड करने की राय दी है। दूसरा सवाल है इनका एचडीएफसी लाइफ पर। 200 शेयर्स 490 पर इन्होंने लिया हुआ, अच्छा मुनाफा है, अच्छे लेवल पर एंट्री की और इस वक्त 578 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। सौरभ, आप सजेस्ट करिए एचडीएफसी लाइफ में अभी भी बने रहें? देखिए, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है कि अगर आप ग्लोबल भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, बजट के बाद से जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर भी मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कराएगा वो प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स लेगा। और क्योंकि टैक्स वाला भी एक चक्कर पड़ गया तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनियां प्रेशर में आ गई। तो मुझे लगता है यहाँ से मुनाफा कर ले, आप बुक कर लें और यहाँ से पैसे को आप बैंकिंग क्षेत्र में शिफ्ट करें। आईसीआईसीआई, कोटक जैसे अच्छे विकल्प में अगर आप जाते हैं 2-3 साल के लिए तो बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ को लेकर ये व्यू। इंदौर चलेंगे, वहां से अभय कुमार हमारे साथ है। अभय, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जीएसपीएल, ठीक है, आपके पास जीएसपीएल है, नॉट जीएसपीएल, राइट? गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ठीक है, क्या भाव के शेयर है सर आपके पास? 217 के रेट से 200 शेयर्स। 217 के भाव से आपके पास जो शेयर हैं वो हैं 200 की संख्या में, 297 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। आपने सर कब लिए थे शेयर ये?
ये मैंने तो कोविड के समय लिया था। कोविड के समय के शेयर हैं, ठीक है। GSPL 300 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है सौरभ जी, 217 की खरीद इसमें है। और हम देख रहे हैं कि इसका जो 52 हफ्ते का जो ऊपरी स्तर है वो है 303 का, यानी कि ऊपरी स्तरों के बिल्कुल आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है GSPL। अब क्या व्यू होगा आपका इस पर? क्या मुनाफा वसूली कर लें या फिर थोड़ा सा और समय दें और स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें? बिल्कुल, इनके नतीजे, कंपनी के अगर आप ऑपरेशंस देखेंगे तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आगे का आउटलुक अगर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखे। आउटलुक आगे अच्छा ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है और कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल इसमें बने रहें। ठीक है, तो बने रहने की राय है GSPL में। अगला सवाल हमें भेजा है IOC पर, लुधियाना से मोहित जी ने सवाल भेजा है। ट्विटर पर इनका सवाल आया हुआ है और IOC के स्टॉक हैं इनके पास 1500 शेयर इन्होंने 77 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे संतोष IOC पर? की बात करें तो एक अच्छी तेजी हमने देखी है। हालांकि एक 90 रुपीज़ का एक हर्डल है जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड, वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है। इनकेस अगर ये 90 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार 94-95 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इनके पास है तो आपको इनका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। अब स्टॉप लॉस रखना चाहिए 88 रुपीज़ का। ओके, ठीक है, तो ये है राय IOC पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ अमृतसर से सुमित जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे पास ना रेन इंडस्ट्री के हैं 100 से 190 रुपीज के और JK टायर है 100 शेयर्स के 200 पे, क्या करें उसका? रेट पर आपने JK टायर लिया हुआ है? JK टायर और रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्रीज के लेवल एक बार फिर से बताएंगे आप? रेन इंडस्ट्री मेरे पास से 190 पे। 190 पे है आपके पास? ओके, तो अभी नुकसान हो रहा है आपको इस स्टॉक में, आपको दोनों स्टॉक पर। जी, और JK टायर 200 पे दिया आपने, राइट? ठीक है, तो पहले तो रेन इंडस्ट्री पर सवाल ले लेते हैं। ये अभी फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है। इन्होंने 190 पे लिया हुआ था स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक दायरे में ही, और एक महीने का अगर चार्ट देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। क्या करें इसमें रेन इंडस्ट्रीज़ में? संतोष आप सजेस्ट करिए। फिलहाल नुकसान है इन्हें, कुछ स्टॉप लॉस भी अगर आप सुझाना चाहें तो। की बात करें तो एक करेक्शन के बाद अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। 145 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है, 2-3 बार यहाँ से पलटा है। तो मेरे हिसाब से 145 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर में 160, हालांकि एक हर्डल है, 160 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर शायद हमको एक 175-180 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो फुल टाइमिंग इनको 145 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना चाहिए। और JK टायर पर भी सवाल आया है इनका। ये 200 शेयर जिन्होंने लिए हुए हैं 183 पर अब ये स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है। सौरभ आप राय दीजिए JK टायर्स पर। काफी अच्छे हैं, कंपनी का काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी लग रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। निवेश का भी अगर आपका नजरिया है तो आप JK टायर को होल्ड करके रखें। सौरभ जी की तरफ से आपके लिए ये सलाह। लेकिन बाजार में आज बढ़िया तेजी है और इस तेजी को लीड कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर। 3.5% की शानदार तेजी है और आज सुबह बाजार खुलने से पहले निकुंज के नजर में 89 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने भी इस शेयर पर भरोसा जताया था और उस भरोसे पर बिल्कुल ये खरा उतरा है। 3.5% तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर लगातार ये बना हुआ है और निफ्टी को स्ट्रेंथ भी दे रहा है। लेकिन बात करेंगे होटल सेक्टर की, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि जोरदार डिमांड है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और देश भर में छोटी बड़ी टूरिज्म जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो ट्रेंड है छुट्टियों में टूरिज्म का वो बढ़ रहा है। G20 की मेजबानी से भी होटल्स की डिमांड बढ़ी है और टूरिज्म सेक्टर में किस तरह के मौके हैं, आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के MD एंड CEO कविंदर सिंह। कविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कविंदर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
डिमांड जो है वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, अच्छी रिकवरी है और G20 की मेजबानी मिली है। इस साल और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप भी भारत में होने वाला है। आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं होटल इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, यहां से और बेहतर होते जाएंगे? आपने सही बोला एकदम। ट्रैवल के लिए डिमांड काफी अच्छे से स्केल अप हो रही है। अगर हम अपनी ऑक्यूपेंसीज देखें तो हमारी ऑक्यूपेंसीज जो कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में करीब करीब 89% के करीब थी, इस बार हमको लगता है कि इस तिमाही में हम लोग 90% को क्रॉस करेंगे। और पीछे के साल से और इस साल को अगर देखें तो 372 कमरे हमने ऐड कर दिए हैं। उसको ऐड करने के बावजूद हमको ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी दिख रही है। और अगर मैं पीछे 3 साल में देखूं तो हमने 1200 कमरे ऐड किए हैं, तो उसके बावजूद 90% की ऑक्यूपेंसी हमको दिख रही है इस तिमाही में। और मई में तो हमको 92-93% की ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो काफी अच्छा ट्रेंड है हॉलीडेइंग का। लोग अपनी फैमिलीज के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एफिलिएट भी करना चाहते हैं क्लब महिंद्रा जैसी कंपनी के साथ, क्योंकि अगर वो मेंबरशिप लेते हैं तो उनको रहने के लिए, कमरे के लिए उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो मेंबर्स हैं। तो ये उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। आपको मालूम ही है कि किस तरह की तेजी से ARRs बढ़ रहे हैं लेजर सेगमेंट। जी कविंदर जी, हमने देखा FY23 में जो होटल की डिमांड थी वो FY20 से अगर कंपेयर करें तो 11% ज़्यादा थी। वहीं रूम सप्लाई अगर देखें तो सिर्फ 4.5% रही है। इसे कैसे देखें इस फिगर्स को? क्या जो डिमांड है वो सप्लाई से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? डिमांड ग्रोथ इस समय सप्लाई ग्रोथ से ज़्यादा है, इसलिए आपको प्राइसेस बढ़ के दिख रहे हैं। और सप्लाई ग्रोथ को कैचअप होने में थोड़ा समय लगेगा और डिमांड विल कंटिन्यू टू ग्रो बियॉन्ड सप्लाई। सर, एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं या फिर बाकी लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे और आप इससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि लोग पहले के मुकाबले ना हिचकिचाते नहीं हैं, खुल के खर्च करते हैं और वो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लग्जरी जो ट्रैवल है उसको लेकर रुझान बढ़ा है। क्या आपके आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं? जरा इस बारे में आप गाइड करेंगे। देखिए, जहां तक लग्जरी ट्रैवल का सवाल है, आपने ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। लग्जरी ट्रैवल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और इस समय जैसा कि आपने बताया कि लग्जरी ट्रैवल की जो सप्लाई है वो अच्छी 6-6.5% पे है। तो लग्जरी ट्रैवल में सप्लाई की कंस्ट्रेंट नहीं आनी चाहिए, जो मुझे समझ आता है। और लग्जरी ट्रैवल की जो डिमांड है और सप्लाई अच्छे से मैच रहेगी। मगर हम अगर देखें लग्जरी के नीचे अपस्केल या थोड़ी सी प्रीमियम प्रॉपर्टीज, और अगर हम अफोर्डेबल पे भी जाएं, बजट प्रॉपर्टीज पे जाएं, वहां पे हमको लग रहा है कि सप्लाई की कमी है, पर्टिकुलरली अपस्केल प्रॉपर्टीज में। और उसकी वजह से जो आप ARRs देख रहे हैं, जो अपर अपस्केल काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, तो वहां पर ARR बहुत तेजी से बढ़े हैं और बढ़े रहेंगे जब तक सप्लाई ना आए, क्योंकि वहां सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ रही है। कविंदर जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रैवल एंड टूरिज्म पर काफ़ी रुझान रहा है, सरकार का फोकस काफ़ी बड़ा और ऐसे में नए नए डेस्टिनेशन भी एक्सप्लोर हुए हैं। अभी फ़िलहाल कौन कौन से ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर की डिमांड अच्छी नज़र आ रही है, ARR अच्छी नज़र आ रही है? क्या टिपिकली जो ट्रेडिशनली हॉटस्पॉट्स रहे हैं वहाँ पर अभी भी डिमांड मजबूत है या फिर कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पर की डिमांड और अच्छी नज़र आ रही है? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमको जो ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इस समय समर का, गर्मियों का टाइम है, तो सारी हिल्स भरी हुई हैं। जितने भी हमारे हिल के रिजॉर्ट्स हैं पूरे भरे हुए, मतलब बैक टू बैक बुकिंग्स हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं है। और अगर आप गोवा देखें जो कि हिल नहीं है, वहां पर भी हमको फुल ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के रिजॉर्ट्स, चाहे वो हिल्स हों, चाहे वो बीचेस हों और चाहे वो बैक वाटर्स हों केरला के, हर जगह पे हमको ऑक्यूपेंसी बहुत हाई दिख रही है। 90-95% के करीब ऑक्यूपेंसी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि लोग पॉपुलर डेस्टिनेशंस पे तो जा ही रहे हैं,
जो नई डेस्टिनेशंस हैं, जो उतनी नोन डेस्टिनेशंस नहीं हैं, जैसे कि बिनसर हो गई, जैसे कि कुंभलगढ़ हो गया, वहां पर भी हमको बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो दोनों ट्रेंड्स में देख रहा हूँ, पॉपुलर डेस्टिनेशंस भी भरी हुई हैं और जो नई डेस्टिनेशंस हैं वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा डिमांड आ रही है। ठीक है कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये जो सेगमेंट है इस पर बातचीत करने को लेकर उत्साह लोगों में ज़्यादा होता है और लोग बहुत सुनना भी चाहते हैं कि किस तरह के ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं, कौन से डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आपके रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो हॉलीडेज नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि आज 2% के आसपास की तेज़ी भी है और हमने एक स्टेडी परफॉर्मेंस देखी है महिंद्रा हॉलीडेज़ के शेयर को लेकर। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें 318 रुपये है, उसके आसपास ही कहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये शेयर 300 रुपये के आसपास आ ही गया। सौरभ जी, महिंद्रा हॉलीडेज़ इस पर भी व्यू दीजिए और अगर ये ट्रैवल टूरिज्म स्पेस में कहीं और आपको अवसर दिख रहे हैं बढ़िया, उसके बारे में भी राय दीजिएगा। काफी अच्छा लग रहा है, जितने होटल कंपनियों के रिजल्ट आए सब का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और जिस तरह से अभी डायनामिक्स चल रहे हैं वो सब इन होटलियर्स के फेवर में ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कंपनी पे दाव लगाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महिंद्रा हॉलीडे भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखता है। मुझे लगता है इंडियन हॉलीडे सबसे अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आई मीन वो ऐसा स्टॉक है जहां पर आप हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तकरीबन 2.5 से 3 होटल हर महीने एक्शन हो रहा है, ARR बढ़ रहा है, जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है इंडियन होटल सबसे पहला दावेदार होना चाहिए होटल इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए। ठीक है, तो इस स्पेस में नजर रखना है तो दिग्गज कंपनी के साथ जाइए। इंडियन होटल्स बेहतर निवेश की यहाँ पर राय सौरभ की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। फेसबुक पर हमें कमलेश शाह जी का सवाल आया है। इनके पास है इप्का लैब्स के शेयर्स, 356 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीदारी है वो 1167 पर इन्होंने लिया हुआ है। अगर मौजूदा भाव देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है इनको, और क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ली हुई थी इन्होंने, तो 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं स्टॉक में, इप्का लैब्स में। संतोष, क्या सलाह देंगे? इप्का लैब्स में नुकसान काफ़ी हो चुका है, यहाँ से निकलने की सलाह देंगे और क्या लेवल्स ये देखें जिससे कि इनका जो लॉस है वो रिकवर हो सके? यस, इप्का लैब की बात करें तो सीवियर डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, अभी भी कोई रिवाइवल के साइन नहीं दिख रहा है, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। तो एक टेक्निकली 650 का लेवल है जो इसने पुरानी रैली दिखाई थी आपके कोविड के बाद, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट करीबन 650 के आसपास आता है। तो वो लेवल जब तक बना हुआ है तो ये फिर भी होप रख सकते हैं कि स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। तो 650 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर रिबाउंड आता है तो ऊपर में 800 रुपये का पहला लेवल हडल का रहेगा। 800 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ही हम किसी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक में। लेवल बताया आपने? 800 रुपये बताया। यस, अभी अगर ऊपर आता है तो 800 तक आ सकता है, उसके ऊपर ही आता है तो मेजर कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 800 रुपये से ऊपर अगर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ से भी 114 रुपये की दूरी तय करनी है इप्का लैब्स को। पुणे से सनी हमारे साथ हैं। सनी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? फार्मा है, 100 रुपीज के रेट। एक बार फिर से नाम बोलेंगे सर? मेरा नाम तन्मय है जी। बाल फार्मा सर। बाल फार्मा है, बाल फार्मा 100 रुपीज के, 100 रुपीज का बाइंग है मेरा, 100 क्वांटिटी है मेरे पास। 100 का भाव, 100 शेयर और मार्केट कैप भी है 100 करोड़ से थोड़ा सा ही ज्यादा, 133 करोड़ का। छोटी कंपनी है ये। सौरभ जी, बाल फार्मा एक हम ये कह सकते हैं कि ये दायरे में ही रहा है, चूंकि बहुत ज़्यादा ना तो इनके पास बिजनेस है, ना हमने कोई बहुत पॉजिटिव खबरें या फिर नेगेटिव खबरें भी आप कह लीजिए आते हुए देखी नहीं है। बाल फार्मा आपको लगता है कि सही शेयर है निवेशित रहने के लिए, या फिर यहाँ से निकल जाएं? चूंकि फार्मा में हम अपना मूव देख भी रहे हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां उनमें वहां पर फोकस शिफ्ट कर लें अपना। अभिषेक जी, ये स्टॉक कवरेज में नहीं है। कवरेज में भी नहीं है आपकी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि फार्मा का इतना बड़ा बास्केट है, उसमें अगर बाल फार्मा अगर आपके कवरेज में नहीं है, इसका मतलब कि वाकई कंपनी में इतना कुछ दम नहीं है। लेकिन आप जरा इस पर संतोष राय दीजिए, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? क्योंकि हमने लगातार शेयर को गिरते हुए देखा, 60 रुपये के आसपास तक गया और वहां से अब रिकवर करके 84-85 रुपये के आसपास के भाव हैं। आपको स्ट्रेंथ दिख रही है आगे इसमें?
पिक्चर देखे तो इतना कोई खास है नहीं, फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप बने रहिए, आपके पास है तो 77 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अगर ये 77 ब्रेक करता है तो स्टॉक में फिर से बड़ी गिरावट आ सकती है। हाँ, अगर ऊपर चलता है तो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा इसमें 102 रुपये 103 रुपये के आसपास आएगा, वहां तक जाने की अभी उम्मीद नजर आ रही है। तो आप अगर थोड़ा सा बुक करना चाहते हैं तो उस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी उम्मीद बची है, आपके लेवल्स वापस दिखेंगे, उसके पास आता है तो निकलने की कोशिश करें बाल फार्मा से और वापस से रिव्यू ले लीजिएगा एक बार। अगला सवाल है हमें इंस्टाग्राम पर आया है शैलेश देसाई जी का। इनके पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पड़े हुए हैं, 685 शेयर्स इन्होंने 140 पर लिया हुआ है और यहाँ से भी इनको नुकसान ही हो रहा है स्टॉक में। सौरभ जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? वैसे तो बात की जा रही है कि रियल एस्टेट में डिमांड अच्छी नज़र आ रही है, उसका फ़ायदा फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिलेगा, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ अपने ही अलग इश्यूज और दिक्कतें चल रही हैं पिछले काफ़ी समय से। तो ऐसे में बने रहना सही रहेगा इस कंपनी के साथ या फिर निकलने की सलाह देंगे? देखिए, थोड़ा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम हो गया और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा कंपटीशन का एरिया है। तो अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरी समझ से तो आपको यहाँ से पैसा निकाल के, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कोटक या आईसीआईसीआई जैसे कंपनी में पैसे को शिफ्ट कर ले, वहां पर आपके नुकसान की भरपाई के बजाय आपको और प्रॉफिट भी मिल जाएगा अगर आप 2-3 साल के लिए निवेश करते हैं। तो सलाह यहाँ एग्जिट की रहेगी। निकल जाएं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से ज़्यादा कुछ बड़े मुनाफे की उम्मीद ना करें, उससे निकलकर कोई अच्छा बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने की राय वक्त आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, संतोष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।